Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to the compiler construction class. First of all, आप लोगों से ये मुझे पूछना है कि आप लोगों ने LMS को ज्वाइन किया है और LMS पर जो अपडेशन हुई है ऑनलाइन प्रोसीजर के हवाले से उसको आपने देख लिया है? यस मैम। देखा है, क्योंकि कोर्स आउटलाइन हमारी थोड़ी सी चेंज हुई है और थोड़ा सा कोर्स एग्जीक्यूशन प्लान हमारा चेंज हुआ है। आउटलाइन में जो है हमारा लास्ट चैप्टर जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, और इसके बाद जो 2 वीक्स बचे हैं हमारे पास उसमें वो सारा टाइम हम आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को, उसकी सबमिशन को देना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम थ्योरेटिकल डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप जो है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे होंगे। अगर उसके हवाले से कोई क्यूरीज हैं तो वो पोस्ट कर रहे होंगे फोरम पे। प्लान मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से सोचा गया है कि आपका कोर्स के आगे के जो 2 वीक्स हैं वो चलेंगे। आज की क्लास में लेक्चर आज के अवेलेबल हैं LMS के ऊपर। आप अगर घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। आज हमारा जूम सेशन हो रहा है। ये लेक्चर के हवाले से, थ्योरेटिकल लेक्चर्स के हवाले से लास्ट सेशन है। उसके बाद आप लोगों की से एक्सपेक्टेशन ये कि आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। लाइव सेशन हम लेते रहेंगे, तो हमारा नेक्स्ट सेशन में ये एजेंडा होगा कि बस आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्रेस बता रहे होंगे। अगर कोई क्यूरीज होंगी तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि सर अहमद वकास खुद ज्वाइन करें अगले वाले सेशन को। आज की क्लास में तो आपके साथ मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो असेसमेंट प्लान थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है, उसमें आपका मिड ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। मिड की असेसमेंट आपको मिल चुकी है। 10 मार्क्स की असाइनमेंट्स भी ऑलरेडी, हम जो असाइनमेंट्स दे चुके हैं उसको मैंने 10 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से ग्रेड कर दिया है। 10 मार्क्स का रिजल्ट आपका और कंक्लूड हो चुका है असाइनमेंट। मैम वो असाइनमेंट्स का तो आपने कहा था ना कि एंड पे ग्रेड होंगी, और जिन्होंने बाद में भी किया तो वो प्रोजेक्ट में ही हाँ हाँ बिल्कुल, वो काउंट अगर होंगे। आपने किसी ने लेट तो सब टाइम है ना अभी हमारे पास। तो उसको मैं मैम चेक वो आपने बोला था कि 1 वीक में ओपन रखूंगी असाइनमेंट सारे, तो आप भी सबमिट कर सकते हैं जो जिन्होंने ओपन मतलब है, करने। ओपन है। अगर आपने रीसबमिट की है तो अपग्रेड हो जाएंगे। ओपन है इस वक्त, ठीक है मैम, ये इस हम आज वीक कर तक लेंगे। ओपन है। आज की वीक तक, आज आखिरी जो हम लेक्चर के आखिर तक जो टास्क मैं आपको दूंगी उस वक्त तक ओपन है। उसकी सबमिशन के सही है। साथ जब मैं ग्रेड करूंगी तो फिर मैं एक साथ बैठ के ग्रेड कर दूंगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रिजल्ट अपना 10 मार्क्स का पता होगा। जो लेट सबमिट सही कर है। रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि आपके लिए अचानक ये मैं समझ रही हूँ कि एक इंस्टेंट किस्म का चेंज था। आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस वीक तक, इस वीक के एंड तक ग्रेडिंग ओपन है, सबमिशन भी ओपन है, आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। ठीक है मैम। ये तो 10 असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट करनी है या मतलब हर किसी को इंडिविजुअल मतलब सबमिट करनी जी है? बेटे, सबमिट इंडिविजुअल करनी है या बस ग्रुप में एक ही बंदा करे? क्योंकि नहीं ग्रुप बेटा, में कर रहे हैं ना। सबमिट इंडिविजुअल कर लें। लेट सपोज कि आप 3 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, तो बनाए तो आप एक ही, जाहिर है मुझे अंदाजा है कि आप एक ही असाइनमेंट बना रहे होंगे, लेकिन सारे स्टूडेंट जो है ना वो उसको सबमिट जरूर करें। चाहे वो रेप्लिका हो, मैं उसको चेक कर लूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स ने सेम असाइनमेंट सबमिट किया। अगर आप एक ही ग्रुप के हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं सेम असाइनमेंट। लेकिन ये कि थोड़ा सा जस्टिफाइड हो कि 3 लोग अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये बात मैं जो कह रही हूँ ये कौन सी असाइनमेंट के लिए? CFG और LL1 पार्सर वाली जो असाइनमेंट है ना, आखिरी 2 असाइनमेंट, वहां से आपके ग्रुप बने थे और वहां से आपने ग्रुप में काम करना शुरू किया था। उससे पहले की जो असाइनमेंट है, जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाली, जो मैंने बुक की एक्सरसाइजेस आपको दी थी, जो टोकनाइजेशन की असाइनमेंट थी, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो आपने बनाया था पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए, ये सब जो असाइनमेंट्स है ना ये ग्रुप से पहले की हैं। तो ये तो आपकी इंडिविजुअल होनी चाहिए। बाकी रह गई जो आपको CFG बनानी थी, सर ने जो असाइनमेंट दी थी, CFG अपने आपको अपने लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बनानी थी, और उसके हिसाब से LL1 उसको चेक करना था कि ग्रामर है या नहीं है, और LL1 में कन्वर्ट करके LL1 पार्सिंग टेबल बनानी थी। ये दोनों जो असाइनमेंट्स हैं ये आपकी ग्रुप वाइज हो सकती हैं, और अगर ग्रुप के 2 या 3 मेंबर्स हैं तो वो सेम ही असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबमिट जरूर करें, क्योंकि अभी अगर आप सबमिट ही नहीं करेंगे तो मैं ग्रेड कहाँ पर करूंगी? मुझे ग्रेडेड का ऑप्शन तब ओपन होता है कि जब आपकी सबमिशन वहां पर अवेलेबल हो। अगर आपने सबमिट नहीं किया होगा तो मैं ग्रेड किस चीज पर करूंगी? तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबमिट जरूर करें। चाहे अगर आप ग्रुप के मेंबर हैं तो 2-3 मेंबर सेम ही असाइनमेंट को सबमिट कर दें, वो मैं चेक कर लूंगी कि किन लोगों ने सेम किया। हाफिज अब्दुल रहमान मैम, जिन्होंने सबमिट की हुई है उन्हें रिजल्ट आ गए हैं? जी बेटा, जिन्होंने सबमिट किया आप चेक कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल गए। ठीक है, कोई भी अगर उसमें फर्दर क्यूरी हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, या हमारा LMS पर एक फोरम भी क्रिएटेड है। अगर कोई ऐसी चीज जो आपको क्लास में
लगे कि हमने सही से डिस्कस नहीं की और आपके जहन में फर्दर कोई क्वेश्चन है, तो LMS पर यहाँ पर इस वीक में आज की डिस्कशन, हर वीक की डिस्कशन के बाद ना एक फोरम क्रिएटेड होगा, ये फोरम है, यहाँ फोरम पे आप क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं कभी भी इसको चेक कर सकती हूँ और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बाद में उसको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही थी ग्रेडिंग के हवाले से, वो कहाँ गई, ये रहा हमारा प्लान जी। तो अब नेक्स्ट वीक में आप मुझे प्रोग्रेस दे रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंटली जो हमारा लास्ट वीक है, लास्ट 2 वीक्स, वो हमारी प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 6, 1 से लेके 6 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन होगी, डेमोन्स्ट्रेशन प्लस प्रेजेंटेशन, कि आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट भी कर रहे होंगे और चला के भी मुझे थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा या वीडियो बनाकर भेज देगा, जैसे भी आपको फिजिबल हो, वीडियो बनाकर भी आप शेयर कर सकते हैं या आप लाइव जूम सेशन पे देना चाहें तो वो भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो 6 ग्रुप्स जो हैं वो कौन सी डेट हमारी पड़ेगी, ये हमारी डेट पड़ेगी 17 दिसंबर को। 6 ग्रुप्स, फर्स्ट 6 ग्रुप 17 दिसंबर को अपना प्लान प्रेजेंट कर रहे होंगे और जो 7 to 12 आखिरी 6 ग्रुप्स हैं वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट कर रहे होंगे 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को हम अपना कोर्स कंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद हमारी फर्दर कोई डिस्कशन नहीं होगी प्रोजेक्ट के हवाले से भी, और कोर्स का आपका रिजल्ट उसके बाद कंक्लूड हो जाएगा सिवाय आपके फाइनल एग्जाम्स के, ठीक है। तो ये तो है आपकी असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसके हवाले से कोई अब क्वेश्चन नहीं रह गया आपके जहन में? ठीक है मैम, हम आगे चल सकते हैं, चलें जी। तो किसका मैसेज है, मैम फाइनल एग्जाम कैसे होंगे? बेटा मोस्ट प्रोबेबली अभी तो यही लग रहा है कि 11 जनवरी से कैंपसेस ऑन हो जाएंगे, और अगर इंशाल्लाह लकीली ऐसा ही हुआ तो आपके फेस टू फेस ही एग्जाम होंगे। 50 मार्क्स का होगा बस, क्योंकि हमारा मिड नहीं हुआ है, सेकंड मिड, तो सेकंड मिड के 10 मार्क्स तो हमने एडजस्ट कर दिए हैं यहाँ प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट के अंदर, और बाकी जो 10 रह जाएंगे, आपका फाइनल एग्जाम जनरली 40 मार्क्स का होता था, अब वो 40 मार्क्स का नहीं होगा, अब वो 50 मार्क्स का होगा। और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सुन रहे हैं वैक्सीन वगैरह भी बन गई है, देखें कब हमको वो अवेलेबल होती है, तो अच्छी आ जाए ऐसे, तो उम्मीद है कि अब कैंपस मजीद बंद नहीं रहेगा और हम इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम फेस टू फेस ले पाएंगे, ठीक है। नहीं तो खुदा ना खास्ता किसी भी वर्स्ट कंडीशन में जो है आपको बता दिया जाएगा, जो भी पॉलिसी होगी उसमें आपको जाहिर है कि ऑन बोर्ड रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है जी। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। थोड़ा सा मैम एक और जी ये बेटा, है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना वो ग्रुप के लिए नहीं किया था, ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स क्लास के 4-5 ऐसे हैं जो कि रह रहे हैं, और आपने कुछ सेक्शन ऑप्शन की बात की थी ना, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह की, जी तो वो जी भी बात क्लियर कर दें सबको कि मेरे पास जो है वो 41 हमारे पास टोटल 40 जो पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप से बने हुए हैं, और बाकी जो है वो आप कर दें जिन्होंने नई नाम सबमिट करवाए थे ना, उनका क्या करना है वो भी आप बता दें। बेटा मुझे एक दफा ये क्लियर करें, आपकी स्ट्रेंथ क्या 40 से ज्यादा है? यस मैम, हमारी 43 और 45 है स्ट्रेंथ। बेटा मैं अटेंडेंस लेती हूँ, मुझे तो अटेंडेंस शीट CMS पर 40 स्टूडेंट्स की नजर आती है, इनरोल नहीं 40 किया की हुआ है, चल बस ठीक है, फिर तो ठीक है। है, लेकिन फिर भी स्टार्ट में ज्यादा अगर था हमारे पास। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो CMS पर इनरोल्ड है और उसने ग्रुप अपना नहीं बनाया हुआ, तो वो बिल्कुल प्लीज ईमेल के थ्रू आपसे कोऑर्डिनेट कर ले या मुझसे कोऑर्डिनेट कर ले, ईमेल के थ्रू कर लें, या अगर अभी भी आप लोगों को फर्दर क्यूरीज है, अगर आप लोग मुझे तंग ना करें ज्यादा, तो आप एक ग्रुप बना लें अब्दुल्ला कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, उसमें आप मुझे ऐड कर लें, सर अहमद वकास को भी ऐड कर लें, और अगर आपके पास इतनी कोई सीवियर क्यूरीज हैं कि आपकी किसी की इनरोलमेंट का ही इशू है कि इनरोल ही नहीं हुआ हुआ है वो, क्योंकि मैं हैरान हो रही हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि 45 प्लस है आपकी स्ट्रेंथ। नहीं मैम, मेरे ख्याल से 43 तक थे, बाकी एग्जैक्ट आप CMS पे देख लें, जो स्टूडेंट्स CMS पे हैं वो तो हैं, वो सब ही हैं बस। CMS पे बेटा 40 है 11 मेरे पास, मैं तो अटेंडेंस लगाती हूँ बस ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, बहरहाल फिर आप चाहें तो ठीक है। कोई ग्रुप बना सकते हैं और उसमें आप मुझे ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसी क्यूरी है, नहीं तो आप पर्सनल ईमेल तो जब चाहे कर ही सकते हैं, फोरम आपके पास है, फोरम पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ बहरहाल जो आपकी असेसमेंट है आगे के, आपका जो 20 मार्क्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर और आपके प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, और जाहिर है कि वहां पर अगर आप ग्रुप में भी काम कर रहे हैं तो मैं आपसे लाइव सेशन में इसलिए लेना चाह रही हूँ कि आप मुझे अपना
कंट्रीब्यूशन जस्टिफाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप में किसी एक ही स्टूडेंट ने सारा उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया और बाकी सब सिर्फ जो है वो फ्री राइडर बने हुए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एथिकल नहीं है उस स्टूडेंट के साथ भी जो काम करेगा और आपकी स्टडीज के साथ भी। तो आप लोग प्लीज अवेलेबल रहिएगा लाइव सेशन के अंदर और जस्टिफाई कीजिएगा। जी बेटा, मैं प्रोजेक्ट का बता रही हूँ। प्रोजेक्ट का फिलहाल आपको आज के सेशन के दौरान भी पता चलता रहेगा और इस वीक के एंड तक, फ्राइडे या सैटरडे तक मैं आपको रूब्रिक अवेलेबल कर दूंगी प्रोजेक्ट का। मैं एक मिनट प्लान दोबारा खोल लूँ, आपको दिखा दूँ। बेटा ये नहीं करें, देखें अच्छी बात नहीं है। आप बहुत समझदार सीनियर बच्चे हैं, ये वाले काम आपको अच्छे नहीं लगते। अच्छा तो आसान नहीं करो यार। ये देखिए, ये कौन सा डे है? फ्राइडे को। फ्राइडे को जब आप एलएमएस लॉगिन करेंगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा प्रोजेक्ट रूब्रिक। एक डिटेल डॉक्यूमेंट होगा, उसमें मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो बहुत डिटेल में आपको और समझा दूंगी, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा फिर भी आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअली हम ऑनलाइन सेशन की वजह से इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाला जो चैप्टर है वो स्किप कर चुके हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक पार्सर बना दें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो फुल फ्लेज कंपाइलर हो, आप एक पार्सर डेवलप कर सकते हैं। उस पार्सर का ये काम हो सकता है कि लीस्ट केस में वो आपसे एक स्टेटमेंट ले सकता है या एक प्रोग्राम ले सकता है और सिर्फ इतना बता सकता है कि वो प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। मैं उसको अगर सही सिंटेक्स का प्रोग्राम दूं तो वो मुझे बता पाए कि हाँ ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। अगर मैं उसको गलत सिंटेक्स का प्रोग्राम दूं तो वो मुझे बता पाए कि सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। इतना तो आप फॉर श्योर कर ही सकते हैं। और इससे बेटर ये है कि हमारी मेरी बेस्ट एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि अगर आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर बिलीव करते हैं, माशाल्लाह 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में तो आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही बना रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को सेल्फ स्टडी की बुनियाद पर देख सकते हैं। और अगर आप कर सकें तो ये जरूर कर सकते हैं कि जब आप उसको पार्स कर पा रहे हैं तो आप उसको एक सोर्स लैंग्वेज से किसी टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। लेकिन इस पे मैं आपको बाउंड नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ आप जरूर करें, लेकिन आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सर एचओडी जो हमारे, वो भी उन्होंने इतनी एफर्ट पुट की, वो भी बहुत खुश होंगे कि आपने मेहनत की है इतनी ज्यादा। लेकिन इसके अलावा कम से कम इतना आप जरूर करें कि आप एक प्रोजेक्ट ऐसा डेवलप कर दें कि जो कम से कम सिंटेक्स तो चेक कर पाए, पार्स तो कर पाए। मैम आप एक वीक दे रही हैं प्रोजेक्ट का, बेटा इस वीक से अभी लेक्चर के आखिर से आप काम शुरू कर दें। और अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, कुछ कोड्स मैं आपसे शेयर भी करना चाह रही हूँ आज की क्लास में। देखिए थोड़ा बहुत काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इतनी भी डिफिकल्टी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। ये देखिए मैंने ये कोड अवेलेबल कर दिया है, एक छोटा सा आपके लिए सैंपल है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस तरह से काम करें। बेटा एक मिनट में आपके चैट मैसेजेस अभी नहीं ले पाऊंगी, आप जरा मेरी बात 2 मिनट सुन लें और फिर मैं जब आपसे क्वेश्चन करने को कहूँ तो आप लाइव पूछ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टाइप ही करें। ये एक सैंपल आपके लिए मौजूद है, ये कोड है और ऑलरेडी एक पार्सर डेवलप्ड है। ये पार्सर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। लिखा हुआ है जगह जगह पर LL1, लेकिन एक्चुअली ये इंटरनली LL1 की तरह काम नहीं कर रहा है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है और ये क्या कर सकता है, ये किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को अगर इसको इनपुट दिया जाए तो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि एक्सप्रेशन सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। थोड़ा सा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ, ठीक है। इसको ये हमसे 2 ग्रामर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये ग्रामर फाइल्स मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये एक ग्रामर है, आप अपनी ग्रामर किसी भी तरह से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रामर जो डेवलप हुई हुई है ये येट एंड अदर कंपाइलर जो हमारा टूल है ऑटोमेटेड, उसके हिसाब से हुई हुई। आप ग्रामर अपने वे में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी कोड की सेहत पर। बहरहाल ये सिर्फ एक सिंपल ग्रामर है कि जो प्लस को आइडेंटिफाई कर सकती है, लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस को आइडेंटिफाई कर सकती है। ये ग्रामर लिखी है, ठीक है। इसमें टोकन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ID टोकन हो सकता है,
कोई इंटीजर नंबर टोकन हो सकता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और प्लस का ऑपरेटर। तो एक्चुअली ये प्लस की बुनियाद पर पार्स करके आपको बता सकती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के थ्रू कि ये आपने जो एक्सप्रेशन लिखी है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एक्सप्रेशन ले लेती हूँ या आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ही दिखा देती हूँ। ये देखें, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मैंने ले ली है यहाँ पर और एक सिंपल एक्सप्रेशन ले ली है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसको पार्स करना है तो इसको यूज कैसे किया जाएगा। इसको यूज करने के लिए मैं इसको यहाँ पर आपके सामने रन करती हूँ। ठीक है, ये रन करके सक्सेसफुल पार्सिंग मुझे दिखा रहा है कि पार्स सक्सेसफुल हो गया। एक्चुअली ये हुआ कैसे है, यहाँ पर ये कोड मैंने LMS पर अवेलेबल कर दिया है। इसको 2 फाइल्स चाहिए होंगी, एक फाइल है आपकी ग्रामर की फाइल और दूसरी फाइल आपकी इनपुट की फाइल। ठीक है, तो ग्रामर की फाइल मेरे पास एक ही है और जो इनपुट की फाइल है वो मैंने 2 बनाई हुई है। एक है सिंपल, अगर मैं इसको simple.txt दूंगी तो फिर ये कौन सी वाली फाइल को इस्तेमाल करेगा, ये इसको पार्स करेगा। इसको पार्स करके देख रहा है कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसको मैं करती हूँ सेव, दोबारा आपके लिए रन करती हूँ। ठीक है, ये मुझे बता पा रहा है, देखें कि पार्स सक्सेसफुल हो गया और ये इसने पार्सिंग के थ्रू ही बताया। अगर मैं इस फाइल के अंदर कोई चेंजिंग कर देती हूँ, कोई एरर कर देती हूँ, लेट्स सपोज ये एरर हो गया फाइल के अंदर, इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ और अब मैं इसको रन करूंगी तो इसको मुझे बताना चाहिए कि यहाँ पर एरर है। देखें, मेरे पास एरर आ गया। ठीक है, अभी मैंने इसको सही तरीके से कैच नहीं किया है इसलिए मुझे फ्रेंडली मैसेज नहीं दिखा रहा, लेकिन बहरहाल ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि एरर है। दोबारा अगर मैं इसको सही एक्सप्रेशन दूंगी तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रन करूंगी तो ये दोबारा सक्सेसफुल पार्स दिखा रहा है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी है जहां पर बहुत सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर भी बहुत सारे हैं। अगर मैं इसको ये फाइल दे देती हूँ complex.txt, इसको मैं कर रही हूँ सेव और रन करके देखती हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि पार्स सक्सेसफुल हो गया है। अगर मैं इस फाइल के अंदर कोई एरर कर दूंगी, लेट्स सपोज ये, तो अब ये मुझे बताना चाहिए इसको कि ये इसके अंदर एरर है। ठीक है, तो ये मुझे एरर बता रहा है। तो कहने की बात ये थी, ये पूरा का पूरा कोड, ये पूरा का पूरा पैकेज जो मैंने बनाया है इसको मैं LMS पर अवेलेबल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप चेक करेंगे LMS पर तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। ये आपकी आसानी के लिए है ताकि आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि आपको डेवलपमेंट कहाँ से शुरू करनी है। अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली इसको रीयूज करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर बच्चे हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं, मुझे वो यकीन है आपके ऊपर कि आप इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में भी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोड जो है वो LMS के ऊपर अवेलेबल है। हाफिज अब्दुल रहमान कह रहे हैं मैम 1 वीक दे रही है प्रोजेक्ट के लिए। बेटा मैं 1 वीक नहीं दे रही हूँ प्रोजेक्ट के लिए, ये प्रोजेक्ट आपको पहले दिन से पता है कि आपको डेवलप करना है और इस पे फर्दर डिस्कशन नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप श्योरली करें, अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई और ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि दोबारा कि अगर ये आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगी। ठीक है, ये आपको करना है, ग्रुप आप बना सकते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन असेंबली में होती है जी बेटा। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन उसके केस में असेंबली में हो रही है कि अगर हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं डेफिनेटली वो इंटरमीडिएट कोड असेंबली का जनरेट होता है। अगर आप असेंबली को नहीं रखना चाहते हैं, मैं आपको इतना ऑप्शन दे रही हूँ, हमें सिर्फ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक सी का कोड लें, उसको जावा में कन्वर्ट कर दें, जावा का कोड लें उसको सी में कन्वर्ट कर दें। पूरी लैंग्वेज को भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन ये ले लिया कि भाई सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल एक पर्टिकुलर तरीके से डिक्लेयर होता है, लूप एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा जाता है, जावा के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ इस्तेमाल होता है सी के अंदर और जावा के अंदर system.out.println इस्तेमाल होता है। आप एक स्टेटमेंट को भी मुझे अगर करके दिखाएंगे तो ये मेरे लिए होगा कि ठीक है, अगर आप एक स्टेटमेंट को भी कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो आप एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट को भी या पूरे प्रोग्राम को कर पाएंगे। मुझे सिर्फ आपकी अप्रोच देखनी है कि आपको मेरी बात समझ आ गई या नहीं। तो आप इंटरमीडिएट कोड जनरेशन अगर करना चाहें तो फिलहाल आप ऑप्शन ये ले सकते हैं कि जैसे कि आपने प्रिंट एफ सी का पिक किया और आप उसको जावा के system.out.println में कन्वर्ट कर पाए। अगर मैं सही तरीके से प्रिंट एफ का फंक्शन लिख देती हूँ अपनी फाइल के अंदर तो आप उसको बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग system.out.println में कन्वर्ट कर पाए। ये बेस्ट केस है। अगर आप ये मुझे करके दिखा देंगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी आपसे कि आपने बेहतरीन काम किया, और मैं क्या सर भी बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे, दूसरा ऑप्शन कम से कम अगर मैं प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट देती हूँ
तो आप मुझे इतना तो बता पाएं कि मैंने सही लिखी है गलत। अगर मैंने उसमें कोई एरर किया है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये एरर है, उसको पार्स कर लें। ठीक है, ये है मेरी आपसे प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन। और इसके लिए आपके पास अभी से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं वैसे आपको अभी से स्टार्ट नहीं करना था, आपको बहुत पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप अभी से भी स्टार्ट ले रहे हैं तो आज से आपके पास तकरीबन 2 वीक है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि पहली डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप ग्रुप 1 और 6 के अंदर लाई कर रहे हैं तो आपकी पहली डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है 17 दिसंबर को, और दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है 24 को। वो भी उस केस में कि अगर 17 को मैं सारे नहीं कर पाई। ठीक है, मैंने एक अजम्पशन लिया है कि अगर सारी डेमोन्स्ट्रेशन इतने सारे स्टूडेंट हुए कि कंप्लीट, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही ग्रुप आए और बाकी सारे आए ही ना, तो आप सारी ही तैयारी रखिएगा। कुछ ग्रुप्स को मैं बल्कि 1 to 6 भी बाउंड नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कुछ ग्रुप्स जो मेरा जी चाहेगा वो 17 को मुझे डेमोन्स्ट्रेट देंगे। अगर 17 को हमारी डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाई तो बाकी जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे 24 दिसंबर को। ठीक है, तो ये है। मैम एक और चीज पूछनी थी जी एक्सक्यूज मी। जी बेटा। मैम इस तरह था कि जैसे कि आपने ग्रुप बनाया था, ग्रुप चंद असाइनमेंट तो ऐसे थे कि इंडिविजुअली थे जो हमने पहले किए कर चुके, लेकिन ग्रुप के अंदर हमने इस तरह किया था, मेरे ग्रुप के अंदर 3 बंदे, जिब्रान, आसिम और फिदा अहमद, मैं खुद हूँ। तो हमने ऐसे किया था कि जो असाइनमेंट हमने साथ मिलकर की थी तो सिर्फ मैंने सिर्फ एक ही बंदे को कहा था कि आप सबमिट ही कर ले। तो मैंने और आसिम ने तो सबमिट की ही नहीं दोनों असाइनमेंट को, जो लास्ट टाइम आपने दी थी। हमने सिर्फ अपने ग्रुपमेट को कहा था वो सबमिट करे। किए तो साथ ही थे लेकिन सबमिट सिर्फ जिब्रान ने की ही। अच्छा बेटा, तो अब उसके लिए यही है कि ये एक्सेप्ट है ये क्या हम मतलब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हालांकि मैं स्टार्ट में ये बात बता चुकी हूँ आपको। आपके पास इस वीक के एंड तक टाइम है, इस वीक के आखिर तक, सैटरडे या संडे तक आप ये कर लें कि आपके पास वो असाइनमेंट कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी ना। अगर आप थे, आसिम थे और जिब्रान थे, या जितने भी लोग, जिब्रान मुझे तो लग रहा है किसी और ग्रुप में थे, लेकिन बहरहाल जो भी आपका ग्रुप था। जिब्रान नहीं, हाँ कोई और है, जो भी आपका ग्रुप है, आपको मैं 2-3 दिन का टाइम दे रही हूँ। आप मेरी बात सुन ले बेटा। मेरे ग्रुप में बेटा मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ, अब आप मेरी भी सुन लें। मैं आपको इस वीक के एंड तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आपको अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किए तो कर लें, लेकिन इंडिविजुअल मुझे हर स्टूडेंट की चाहिए। चाहे आपने ग्रुप में भी काम किया है, मुझे आपको ग्रेड LMS के ऊपर करना है। LMS के ऊपर ग्रेड करने के लिए मुझे आपके यूजर नेम के साथ भी असाइनमेंट नजर आनी चाहिए, चाहे वो सेम ही हो, चाहे आपने साथ बैठ के की थी। और ये सिर्फ 2 असाइनमेंट्स की बात हो रही है। एक वो असाइनमेंट जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज की CFG लिखनी थी, और दूसरी वो असाइनमेंट जिसके अंदर आपको LL1 पार्सिंग टेबल क्रिएट करनी थी। ये 2 असाइनमेंट्स आपकी ग्रुप वाइज हैं, और इसमें आपको ये रिलैक्सेशन है कि ग्रुप के सारे मेंबर सेम ही असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, मगर सबमिट जरूर करें ताकि मैं उस पर ग्रेड कर सकूं। ठीक है, ये कोई मुझे नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल बात है कि इस पे हम डिस्कशन करें। इस वीक के एंड तक बेटा आप ये कर लीजिएगा। तो अब हम आज की डिस्कशन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने कोर्स को कंक्लूड कर सकते हैं, स्टार्ट ले लें। यस मैम प्लीज। अच्छा, सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे हैं जो फिजिकल सेशन में थे जब हमने ये सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन शुरू किया था, या कुछ ऐसे भी हैं कि जो नहीं थे पिछली क्लास में? जैसे अब्दुल्ला का मुझे पता है आप तो नहीं थे पिछली क्लास में, और भी कोई हैं? यस मैम। तो मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट ले रही हूँ, थोड़ा तेजी से चलूंगी, लेकिन पीछे से स्टार्ट इसलिए ले रही हूँ कि अगर आपने लास्ट सेशन नहीं भी लिया था तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, आज का हमारा एजेंडा है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, इसको अंडरस्टैंड करना। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होती क्या है? ये एक्चुअली इस्तेमाल होती है सिमेंटिक एनालिसिस के लिए। अभी तक हम अपने कोर्स में कवर कर चुके हैं पार्सर्स को, और पार्सिंग होती है बेसिकली सिंटेक्स एनालिसिस के लिए, जब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट सही सिंटेक्स के अंदर लिखी गई है या नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टेटमेंट लिखी गई हो, वो सिंटेक्टिकली करेक्ट हो, लेकिन फिर भी सिमेंटिकली रॉन्ग हो। उसकी सिमेंटिक जो है वो एनालिसिस किया जाए तो पता चले कि वो एरर है। ऐसी आप एग्जाम्पल मुझे दे सकते हैं कोई? ऐसा हो सकता है वाकई कि सिंटेक्टिकली कोई स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो लेकिन सिमेंटिकली इनकरेक्ट हो? यस मैम। एग्जांपल? यस मैम। मैं मतलब कि इंटीजर फॉर एग्जांपल हम इंटीजर में कोई स्ट्रिंग हमारे पास और कोई इंटीजर है, उसमें हम इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड करें, वो सिंटैक्टिकली ठीक है लेकिन सिमेंटिकली गलत होगा।
तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी, ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस भी की थी कि ये स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसका पार्स ट्री बनाएंगे तो इसका पार्स ट्री बन जाएगा, और क्योंकि इसका पार्स ट्री सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या मैसेज देंगे यूजर को कि हाँ भाई आपकी फाइल तो सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और सिमेंटिक एरर जनरेट होना चाहिए। सी, जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं, आपने देखा है कि वो एरर जनरेट भी करती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये सिचुएशन जहां पर हम इस तरह के एरर को पकड़ पाए, ये सिंटैक्टिक एनालिसिस नहीं है, सिंटेक्स एनालिसिस नहीं है, ये सिमेंटिक एनालिसिस है। क्योंकि हम मीनिंग अंडरस्टैंड कर पाए कि एक ही मीनिंग और बुक की मीनिंग आपस में रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, ये किसी का मैसेज। अच्छा बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो ही कहिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल सलाम, इंटीजर a इज इक्वल टू फिदा नहीं हो सकता। तो ये सिमेंटिक एनालिसिस की बेसिक्स है। ठीक है, अब सिमेंटिक एनालिसिस कैसे किया जाए? सीएफजी बनाते हैं हम क्यों? ताकि हम सिंटेक्स एनालिसिस कर सकें। लेकिन सिमेंटिक एनालिसिस अब कैसे करें? तो उसके लिए सीएफजी को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। सीएफजी के साथ ऐड करने पड़ेंगे सिमेंटिक रूल्स। ठीक है, एक्चुअली इस सीएफजी के साथ सिमेंटिक रूल्स को ऐड करने को ही हम कहते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कैसे की जाती है? एक अपडेटेड सीएफजी इस्तेमाल करते हैं। उस अपडेटेड सीएफजी को आप एट्रीब्यूट ग्रामर भी कह सकते हैं। ये सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, एट्रीब्यूट ग्रामर एक ही चीज के दो तीन नाम है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्लास में कि ये एट्रीब्यूट ग्रामर क्या चीज होती है। ठीक है, तो हमने ये पिछले चैप्टर 2 में ये डिस्कस किया था, और लेक्चर मेरा बनेगा लेक्चर 3 और 4 LMS पर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि एक सीएफजी हो सकती है, सीएफजी के अंदर तो सिर्फ प्रोडक्शन होती है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं सिमेंटिक रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम E प्रोड्यूसेस E प्लस T कह रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन हमने ग्रामर में ऐड क्यों की है? ये इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा कि अगर सिर्फ इस प्रोडक्शन की मैं बात करूं, E प्रोड्यूसेस E प्लस T, इसका मतलब क्या है? ये प्रोडक्शन मैंने लिखी क्यों अपनी ग्रामर में? ये इसका पार्ट क्यों बनाया? हैंड रेज कर सकता है कोई? अगर चैट से बेहतर है हैंड रेज करें ताकि आप लाइव बोल सके, मुझे आपकी आवाज भी सुनाई दे। पार्सिंग के लिए कोई भी सिंटेक्स पार्सिंग करना हो तो सिंटेक्स पार्स मतलब आपको कैसे पता चलेगा? ये रिप्रेजेंट क्या करे? बात तो आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं लिखती हूँ E इज प्रोड्यूसेस E प्लस T, इसका मतलब है कि E एक वेरिएबल होगा और इससे मुझे मिल सकती हैं दो वैल्यूज। जो भी E को मैं एक स्टेटमेंट की इक्विवेलेंट ले रही हूँ, और उसके अंदर एक्चुअली मुझे पिक क्या करना है जब भी मैं ये प्रोडक्शन यूज कर रही हूँ। E के साथ मैं एक एट्रीब्यूट एसोसिएट करती हूँ कि E में एक्चुअली मौजूद क्या होगा, E के कंटेंट्स क्या होंगे। E के कंटेंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे दो और नॉन टर्मिनल से और एक स्ट्रिंग एसोसिएट करके। मैंने जब लिखा है E प्रोड्यूसेस E प्लस T, इसका मतलब है मुझे सिमेंटिकली परफेक्टली पता है कि जब भी ये प्रोडक्शन काम करेगी तो स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्लस जरूर होगा। अगर ये प्रोडक्शन इस्तेमाल हुई है, ये प्रोडक्शन हिट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट आया उसके अंदर प्लस एग्जिस्ट करता है। जी रिजवान, आप बोले प्लीज। यस मैम, यही इसी का आंसर देने वाला था कि दो वेरिएबल्स के दरमियान प्लस ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सिमेंटिकली आपको पता है, आपने प्रोडक्शन लिखी, प्रोडक्शन के अंदर E प्लस इसीलिए इस्तेमाल किया कि आपको ये बात आइडेंटिफाई हो चुकी है कि आपको जो स्टेटमेंट मिलेगी इनपुट में उसमें कहीं ना कहीं प्लस एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस से पहले वाला जो चीज है वो आपको E डॉट कोड के अंदर एक कोड नाम का एट्रीब्यूट बनाया है, E के कोड के अंदर आप उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और प्लस के बाद जो स्टेटमेंट्स आएंगे उनको आप प्लस T डॉट कोड के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली प्रोडक्शन को ऐड करने से के पीछे आपका मकसद क्या है? वो मकसद बेसिकली सिमेंटिक रूल कहलाता है। सिमेंटिक रूल भी कह सकते हैं, कभी कभार सिमेंटिक एक्शन भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन हिट होने पर आप करना क्या चाहते हैं? क्या कुछ वेरिएबल्स हैं बैकएंड पे जिनकी वैल्यूज को आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई अपडेशन करना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, इसको हम सिमेंटिक रूल कह सकते हैं। और कभी कभार आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये प्रोडक्शन हिट हो तो कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए, कुछ प्रिंट किया जाए,
ठीक है, कुछ इनपुट लिया जाए, तो जो भी आपका बैक एंड पर एक्शन होगा उसको आप सिमेंटिक एक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमें अपनी ग्रामर को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ओवरऑल सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखी हुई है, सिमेंटिक रूल्स लिखे हुए हैं, किसके लिए कि अगर हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ग्रामर हमारी ऐसी होगी। ग्रामर इसलिए ऐसे लिखेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन कौन से ऑपरेंड यूज हुए, किस नंबर को किस नंबर से प्लस कर रहे हैं, लेकिन हर प्रोडक्शन हिट होने के साथ उसके सिमेंटिक रूल भी एसोसिएट करेंगे। लेक्चर के आखिर में हम एक एग्जांपल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिमेंटिक रूल आप खुद से नहीं लिख पाएंगे तो इस वक्त इसकी टेंशन नहीं लें, लेक्चर के एंड तक मैं बहुत ज्यादा होप कर रही हूँ कि आप खुद से अपनी ग्रामर का सिमेंटिक रूल लिख पाएंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि करना क्या है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस बात के लिए फिलहाल आप परेशान नहीं हो कि ये हाँ कैसे करेंगे। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बनाया था कि सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन करने का क्या मतलब है। सिंटेक्स एनालिसिस हम कैसे करते हैं? सिंटेक्स एनालिसिस हम करते हैं पार्स ट्री बना के, और पार्स ट्री अगर सक्सेसफुल क्रिएशन हो जाती है पार्स ट्री की तो हम कहते हैं कि स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट थी। लेकिन अगर पार्स ट्री क्रिएट नहीं हो पाता सक्सेसफुली तो हम कहते हैं कि सिंटैक्टिकली करेक्ट हम नहीं थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्टेटमेंट सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं, उसकी हर चीज अपनी सही मीनिंग के साथ इस्तेमाल हुई है या नहीं? अगेन इसके लिए भी हमें पार्स ट्री ही बनाना पड़ेगा। दोबारा से पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, या इसको यूं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक और पार्स ट्री बनाएंगे, या इसको अगर मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दूं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने पार्स ट्री को कन्वर्ट करेंगे सिंथेसाइज्ड पार्स ट्री में। एक पार्स ट्री सिंपल पार्स ट्री होता है, लेकिन सिंथेसाइज्ड पार्स ट्री ऐसा पार्स ट्री होता है कि जिसके अंदर हर नोड पे उसकी वैल्यू भी मौजूद होती है। जैसे कि ये आपके सामने एक प्रोडक्शन अवेलेबल है, इस प्रोडक्शन के अंदर क्यों ये CFG है या ये SDD है, ये एक प्रोडक्शन लिखी है रेस्ट प्रोड्यूसेस प्लस टर्म प्रिंट प्लस एंड रेस्ट। ये जो आपके सामने इस वक्त चीज है इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप को? सिंटैक्स डायरेक्टेड, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो अब सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को अचीव करने के लिए हम एक और ट्री बनाएंगे, या अपने ट्री को हम कन्वर्ट करेंगे एनोटेटेड पार्स ट्री में। ये एनोटेटेड पार्स ट्री में कन्वर्ट कैसे होगा कि हम एक एज का इजाफा और करेंगे, और ये एज का इजाफा क्यों करेंगे कि इस एज के ऊपर हम दे रहे होंगे अपना सिमेंटिक रूल। अगर हमारा सिमेंटिक रूल बीच में आकर कर रहा है तो हम यहाँ पर जहां भी उसकी पोजीशन है, अगर सिमेंटिक रूल लास्ट में है तो वो एज लास्ट में आ जाएगी। एग्जैक्टली सबसे पहले हम पहला नॉन टर्मिनल देख रहे हैं, फिर दूसरा नॉन टर्मिनल देख रहे हैं, फिर हम सिमेंटिक एक्शन ले रहे हैं, इसको हम पार्स ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पार्स ट्री के अंदर और पिछले वाले पार्स ट्री जो अभी तक हमने बनाए उनमें क्या डिफरेंस है कि ये एनोटेटेड पार्स ट्री है, जहां पर हमें नोड्स के ऊपर वैल्यू भी मिल सकती है कि हर नोड की वैल्यू क्या है। मैम जी, ये सिमेंटिक एक्शन थोड़ा डिफाइन करें। सिमेंटिक एक्शन थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। सिमेंटिक एक्शन ये है कि जब आप किसी प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लें, जब आप किसी भी स्टेटमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड कर लें, तो अब आप अपने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कोई उसके अंदर सर्टेन चेंज परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल है आपका पार्सर है, वो पार्सर क्या कर सकता है, वो किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मैंने 1+2 लिखा, आप कंपाइलर तो बाद में डिजाइन करेंगे, मुझे सिंपल ये बताएं, मैंने 1+2 इनपुट दिया। अब मेरे 1+2 के साथ आपको क्या करना है सॉफ्टवेयर लेवल पर, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट होगी? जिब्रान आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपको 1+2 इनपुट में दे दिया, आपको उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, आप करेंगे क्या थ्योरेटिकली, जरा मुझे बताएं। कन्वर्ट करेंगे मैम, कन्वर्ट कर लेंगे उसे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, किधर प्लस प्लस लगाना है, क्या करेंगे? मैंने दे दिया आपको फॉर्मेट देखेंगे मैम, अगर इनफिक्स में है तब। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने जो आपको इनपुट दिया है उसमें प्लस एग्जिस्ट करता है या नहीं। हो सकता है कि मैंने जो आपको इनपुट दिया उसमें 2 ऑपरेंड ही एग्जिस्ट करते हैं, ऑपरेटर तो हो ही ना। तो पहला काम आपका ये बनेगा कि आप मेरे स्टेटमेंट को चेक करेंगे, एकदम पोस्ट फिक्स बनाने नहीं बैठेंगे, बल्कि आप उसको चेक करेंगे कि मैंने जो आपको इनपुट दिया है उसके अंदर ऑपरेटर अवेलेबल है या नहीं है।
ठीक है। और फिर उस ऑपरेटर के साथ आपको क्या करना है, अगर आपको पता चल गया कि हाँ मैंने प्लस लगाया है, 1 + 2 आपको दिया है, तो इसमें 1 और 2 एग्जिस्ट करता है, बीच में प्लस एग्जिस्ट करता है। अब आपको करना क्या था, आपको करना था इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट। अब आप क्या करेंगे, ठीक है मैंने प्लस लगाया, फिर मैम उसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स फॉर्म में। प्रोग्रामेटिकली करना क्या पड़ेगा, आप अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, करके वो पुश पॉप कर देंगे, कुछ इस तरह का सीन कर देंगे। ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है 1 + 2। अब आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके पास एक वेरिएबल हो या कुछ वेरिएबल हो, एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल के अंदर आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने प्लस यूज भी किया है या नहीं। अगर प्लस यूज नहीं किया होगा या ऑपरेटर यूज नहीं किया होगा तो आप उस मेरी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे दूसरी स्टेटमेंट डालो। ये तो पोस्ट फिक्स में मैं आपको ये दे दूं तो आप उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने तो नहीं बैठेंगे, आप मुझे एरर मैसेज दिखाएंगे कि इसके अंदर जी मैम ऑपरेटर नहीं मौजूद। लेकिन लेट्स सपोज इसके अंदर ऑपरेटर मौजूद था, तो अब आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, ये सिमेंटिक एक्शन कहलाता है। एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है ना, तभी तो प्लस करेंगे या तभी तो उसकी जगह चेंज करेंगे, तो पीछे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक और वेरिएबल चाहिए होगा, वेरिएबल 2, उसके अंदर आपको वैल्यू चाहिए होगी 2। ये आपको करना पड़ेगा बैकएंड पे, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स आपने ले लिए हैं और फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से प्रिंट करना पड़ेगा, ये वैल्यूज तो आपको मिल जाएंगे, आपको प्रिंट करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। पहले आप प्रिंट कराएंगे, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रिंट कराएंगे वेरिएबल 1, प्रिंट कराएंगे वेरिएबल 2, ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं, और प्रिंट कराएंगे प्लस। तो ये जो बातें हमने की ये सिमेंटिक एक्शंस कहलाते हैं। सिमेंटिक एक्शन का मतलब ये है कि एक प्रोडक्शन अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो पीछे बैकएंड पर एक्शन क्या परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। और ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। जब ग्रामर हमने लिखी है तो हमें पता है कि ग्रामर का ये प्रोडक्शन क्यों लिखी थी, इसका पीछे इस्तेमाल क्या है, वो जो भी उसका इस्तेमाल है उसको आप प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिमेंटिक एनालिसिस कर दिया। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी, एक और अगर मैं लाइन यहाँ पर ऐड कर दूं कि मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि ऑपरेटर है भी या नहीं, ठीक है। कोई कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखूंगी जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि मैंने ऑपरेटर यूज भी किया है या नहीं। ऑपरेटर अगर मैंने यूज किया होगा तो फिर मैं उसको इस वे में प्रिंट कर दूंगी। ये क्या है, ये बेसिकली है सिमेंटिक एनालिसिस। अगर ये हो पाया तो मैं सिमेंटिकली सही चल रही हूँ, और अगर ये सारी स्टेटमेंट्स सक्सेसफुली नहीं रन हो सकी हैं, इसका मतलब है कि मैंने सिमेंटिकली कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमें बेसिकली बनाना पड़ता है एनोटेटेड पार्स ट्री, ठीक है। ये आपके सामने जिस वक्त मौजूद है, ये क्या है, ये एनोटेटेड पार्स ट्री है, जो कि पूरी की पूरी किसी भी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है पोस्ट फिक्स के अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल हमने की थी। ये किया कैसे जाता है कि एक सबसे पहले तो आप ट्री बना लेते हैं। ये ट्री एक्चुअली कैसे बना हुआ है, इन्हीं प्रोडक्शंस को, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन क्या प्रोड्यूस कर सकती है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है एक्सप्रेशन, फिर प्लस, फिर टर्म, फिर प्रिंट, ये हमने एक एज दे दी। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन क्या प्रोड्यूस कर सकती है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है एक्सप्रेशन माइनस टर्म, और इसको भी अलग एज दे दी। तो अब सिमेंटिक एक्शंस को भी हम एज के अंदर ही डाल रहे हैं, ट्री ऐसा बना रहे हैं कि उसके अंदर सिमेंटिक एक्शंस भी मौजूद है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये ट्री बन जाएगा तो अब हमको क्या करना है, इसकी टॉप डाउन पार्सिंग स्टार्ट करनी है, टॉप डाउन उसको इसकी वैल्यूज एनोटेट करनी शुरू करनी है। और अगर ये कंप्लीटली टॉप डाउन पार्सिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है सेकंड फेज में, तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट सिमेंटिकली भी करेक्ट है। सिंटैक्टिकली तो पहले ही करेक्ट प्रूव हो चुकी थी, तभी हम ये सब कर रहे हैं। तो जब सिंटैक्टिकली करेक्ट थी तो इसका एनोटेटेड पार्स ट्री बनाएंगे। अगर वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, बीच में कोई एरर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सिमेंटिकली भी करेक्ट थी, ठीक है। एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में की थी, मैं दोबारा आपसे देख लेती हूँ। लेट सपोज मैं इसको, यही पार्स ट्री है और ये पार्स ट्री एक्चुअली कर क्या रहा है, ये सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एक्चुअली कर क्या रही है, इसको अगर आप कोई स्टेटमेंट इनपुट में देंगे तो ये उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर पाएगी। तो अगर मैं इसको टॉप टू बॉटम
पार्स करूं दोबारा तो ये स्टेटमेंट को एक्चुअली कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, पोस्टफिक्स के अंदर। तो वाकई ऐसा कर रही है या नहीं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट देती हूँ उसको 9, ठीक है। तो 9 वैल्यू किसको चली जाएगी, ये सिमेंटिक एक्शन सामने होने चाहिए, तो मैं आपको देखूँ, ठीक है। हर जो हिट होगा आपका प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड कोई ना कोई हमारे पास सिमेंटिक एक्शन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सबसे पहले 9 आया तो 9 के लिए ये प्रोडक्शन हिट होगी, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन से दूसरी एक्सप्रेशन आएगी, एक्सप्रेशन से फिर एक्सप्रेशन आएगी, फिर टर्म आएगी, फिर 9 आएगा, ठीक है। ये पार्सिंग आपको आती है। लेकिन 9 तो जनरेट होगा, उसके साथ मेरा सिमेंटिक एक्शन क्या है, प्रिंट होगा 9, और जैसे ही 9 यहाँ पर प्रिंट होगा तो एक्चुअली 9 प्रिंट हो चुका होगा। सही है बात, ठीक है। मैं इसको टॉप टू बॉटम पार्ट्स करती जाऊंगी और जैसे ही मुझे कोई एक्शन मिलेगा मैं उस एक्शन को परफॉर्म करती जाऊंगी। ये सिंबल आपको ये समझाने के लिए कि जैसे ही मुझे एक्शन मिलेगा मैं एक्शन परफॉर्म करूंगी। अब मैं इसको टॉप टू बॉटम पार्ट्स कर रही हूँ। कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, यहाँ तक कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुंची तो मुझे एक एक्शन मिला और वो एक्शन है प्रिंट कर दो 9। फिर मैं और आगे बढ़ी तो मुझे कोई एक्शन नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं मिला। नेक्स्ट एक्शन जो मुझे इसके बाद मिल रहा है वो मिल रहा है प्रिंट करें 5, तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते चलते मुझे कौन सा सिमेंटिक एक्शन मिला कि प्रिंट कर दे माइनस, ये माइनस सही जगह पर प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अगला सिमेंटिक एक्शन मुझे मिल रहा है कि 2 को प्रिंट कर दें, फिर अगला सिमेंटिक एक्शन मिल रहा है कि प्रिंट प्लस को प्रिंट कर दे। तो ये हमारा जो है प्रीफिक्स टू पोस्ट, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं बेटा, इसके 2-3 काम है। तो मैं अपना ये हार्ड डिस्क को सही कर लूंगी। मैं अगर ये सेशन कंटिन्यू रखती हूँ तो वो मेरी हार्ड डिस्क खुल जाती है। एक ब्रेक दे दूंगी और ये सेव करके रिकॉर्डिंग 20 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलूं। तो नमाज भी पढ़ लें इतने टाइमिंग में आप लोग, और यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर, और मैं ये रिकॉर्डिंग में सेव कर लूंगी, ठीक है। मैम कब स्टार्ट करेंगे? इस वक्त हो रहा है 1:12, 20 मिनट के बाद 22 पे, ठीक है। 25 पे या जल्दी करना, 35 तक, 22-35 तक आते हैं। 32 पे चले 35 कर ले, लेकिन 35 से लेट नहीं कीजिएगा प्लीज, ठीक है। 35 तक आ जाए। ओके।